नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। हमारी मौजूदगी है बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में। काशी गंगा घाट से तो जाना ही जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र भी है और कायाकल्प काशी की कितनी बदली है, लोगों में कितना काशी को लेके प्रेम है। ये एक पर्यटक स्थल बन चुका है और करोड़ों के तादाद में तीर्थ करने यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन 10 साल में प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पे कितना विकास किया गया है और अगर आगे यहाँ की जनता चाहे कि फिर से एक बार प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद बने तो और क्या इनके लिए मुद्दा है, किस मुद्दे पे जनता यहाँ के वोट करेंगे और प्रधानमंत्री को फिर से एक बार विजयी बनाएंगे या फिर देश के प्रधानमंत्री का भी चयन होगा यहाँ से। तमाम मुद्दे पे यहाँ के कुछ लोगों से हम बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे, क्या सोचते हैं वो। सर, आपसे ही शुरू करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, मैं स्वामी गुलाब चंद्र देव जी महाराज जौनपुर लोकसभा मछली शहर से हूँ और माननीय मोदी जी के लिए हम यहाँ आकर के भारतीय नमो सेवा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। घर घर जा कर के हम मोदी जी के लिए वोट मांग रहा हूँ और आज यहाँ 80 घाट पे एक मोदी जी की जीत के लिए, पुनः प्रधानमंत्री बनने के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व के लिए जो कदम मोदी जी, योगी जी उठाए हुए हैं, यह सर्वोपरि है। हमारे सनातन धर्म में ये सर्वोपरि माना गया है और जो हमारी संस्कृति आज विलुप्त होती चली जा रही है दुष्ट आत्माओं की वजह से, जो मानवीय सोच है, इनमें मानवता का भाव नहीं है 50% लोगों में। वो जो आज हमारे सनातन पे उंगली उठा रहे हैं, कुठाराघात उठा रहे हैं, कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। उसी धर्म पे माननीय मोदी जी, योगी जी चल रहे हैं और हम ये कामना करता हूँ अपने भारतवासियों से कि एक बार फिर वो अच्छी वोटिंग करें और अपने सनातन धर्म के लिए और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें, जिससे मेरा ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने और हमारी सनातन संस्कृति पुनः वापिस आए और हमारे देश में जगह जगह गुरुकुल खुलें और गुरुकुल के माध्यम से लोगों में शिक्षा दीक्षा का ओत प्रोत और बढ़े। अच्छा, आखिर तीसरी बार मोदी जी को कोई क्यों वोट करे? जनता, एक आम पब्लिक क्या सोचे कि आगे हम अगर वोट करें तो अगले 5 साल प्रधानमंत्री यहाँ के लिए क्या करेंगे? उनके लिए मेन मुद्दा क्या होगा? देखिए, मेरे विचारानुसार और मेरे कथनानुसार जहाँ मानवता की बात आती है, संपूर्ण सृष्टि सनातन है, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, चाहे मानव रूप में अगर है इस धरा पे, चाहे जो भी है वो सनातन है। और सनातन होने के नाते उनका परम कर्तव्य ये बनता है कि वो अपने धर्म को हृदय में धारण करते हुए अपने आप को धर्म की तरफ अग्रसर होते हुए, जो धर्म के साथ चल रहा हो, जो राष्ट्र के साथ चल रहा हो, हम उसको सम्मान के रूप में सम्मानित करते हुए उसको हम सर्वोपरि पद पे नियुक्त करें। ठीक है, सनातनी को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का यही तो आरोप है कि आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हो। ये भारत है, यहाँ पे हर जाति, हर धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। अगर आप सनातनी को बढ़ावा दे रहे हो, हिंदू राष्ट्र बनाओगे, तो फिर बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? इसी पे तो बात है कि जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं बीजेपी। बहुत अच्छी बातें आपने कही। हिंदू का मतलब होता है हृदय से नतमस्तक हो जाना। जो शरारती, जो दैत्य प्रवृत्तियों के मानव होते हैं, क्योंकि मानव के जो प्रारूप मन में होते हैं, इनमें 2 भाव होते हैं, एक धर्म के होते हैं और एक अधर्म के होते हैं। जन्म से उनमें जो आदर्श दिया जाता है, जो संस्कार दिए जाते हैं, उस तरह से उनके हृदय की भावनाएं उत्पन्न होती हैं और वो जो सैन्य जब विकास के रूप में आ जाते हैं तो उनकी जो प्रवृत्तियां हैं वो 2 तरफ, एक धर्म और एक अधर्म की तरफ आ जाती हैं और वो अधर्म के नाते, उन संस्कार के नाते अपनी प्रवृत्तियों को भूल जाते हैं और वो धर्म के विरुद्ध कार्य करना चालू कर देते हैं। जो राष्ट्र धर्म के बारे में काम करता है, जो राष्ट्र के लिए काम करता है, धर्म के बारे में काम करता है, उसे वो विपरीत हो जाते हैं। यही कारण है कि हमारा सनातन और संस्कृति आज पीछे जा रही है और मेरा राष्ट्र भी पीछे चला जा रहा है। फिर से एक बार मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी
एक बार नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि मोदी जी को आज के 50 साल पहले ही आ जाना चाहिए था। ये राम रूप में आए हुए हैं और माननीय योगी जी हनुमान के रूप में आए हुए हैं। आप ये बताइए, आज तक इस धरा पे राम के अलावा वलकल पहन करके अपने जीवन को संसार को दिखाने का कार्य किसने किया? जो उन्होंने एक वस्त्र पे वलकल पहन करके वनगमन किए। हनुमान जी हर चीज आप जान रही हैं, ये रामायणिक है। वही योगी जी एक ही वस्त्र में कर करके धर्म सम्राट का हम उन्हें पद देता हूं, और वो हमारे हिंदुत्व धर्म के सनातन के धर्म सम्राट हैं। माननीय योगी जी भी धर्म सम्राट हैं। ऐसे युग महापुरुष को, अवतार महापुरुष को मैं बार बार वंदन अभिनंदन करते हुए नमन करता हूं कि हर युग में ये लोग आए, हर युग में ये लगाएं, यानी कि युग खत्म हो जाए पर ये दोनों ना खत्म हो। ये मेरी विचार महाराज जी की तरफ से। धन्यवाद। सर, नाम क्या हो? मेरा नाम रितेश बाजोरिया है। आप काशी से? काशी में ही रहते हैं हम लोग। और क्या लग रहा है अभी चुनावी माहौल पूरा एकदम चल रहा है, लास्ट अंतिम चरण का चुनाव बचा है, क्या लग रहा है कितनी सीटें बीजेपी ला रही है? मेरा अनुमान है कि 400 करीब पहुंच जाएगी, उसके कम ज़्यादा हो सकती हैं। ये अलग बात है कि 400 पहुंच जाए। अभी 353 ऑलरेडी हैं, तो 353 में 47 ही बढ़ानी है, बहुत ज़्यादा बढ़ानी नहीं है। अगर थोड़ी भी 5% भी हमारी वोटिंग बढ़ती है, वोटिंग परसेंटेज, तो आराम से बढ़ जाएगा। 400 लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज भी काफी कम हुआ है, जिसको लेके भी विपक्ष ने कहा कि बीजेपी वाले तो वोट ही नहीं कर रहे हैं। तो बीजेपी इस बार जा रही है, जनता चालाक हो गई है, समझदार हो गई। नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ गए। मेरा जो अनुमान है, मेरा समझना है, अभी 90 करोड़ वोटर हैं। पिछले चुनाव में कुछ वोटर की संख्या मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन पिछले चुनाव में कुछ कम थे। इस बार नए न्यू वोटर्स बढ़े हैं, तो ओवरऑल नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ने के कारण जो परसेंटेज में कुछ इफेक्ट आ सकता है, संभावना है। और कई और कारण भी हो सकते हैं, जो कि अब चुनाव के बाद ही शायद संभव होगा सही एनालिसिस करना। तो मोदी जी को क्यों लोग वोट करे? एक आम पब्लिक, आप सनातन को बढ़ावा देंगे, सनातन के लिए वोट करे कुछ लोग, लेकिन जो एक नॉर्मल इंसान है, यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, वो क्यों करेंगे? बहुत ही प्रश्न आपका उत्तम प्रश्न है, और मूल प्रश्न यही है। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए मोदी जी को वोट क्यों करें, और जब वो जानेगा कि क्यों वोट करें, तब सही मायनों में हम लोग सही वोटिंग कर भी देंगे। वोट मोदी जी को वोटिंग करें सिर्फ आर्थिक आधार पे, हम तो कहते हैं किसी धर्म के आधार पर वोट मत करिए आप, किसी संस्कृति के आधार पर वोट मत करिए आप, आर्थिक मुद्दों पे आप वोट करिए मोदी जी को। और आर्थिक विकास भारत का तभी संभव है जब भारत के अंदर भ्रष्टाचार की समाप्ति होगी। भ्रष्टाचार की समाप्ति तब होगी जब लोगों में नैतिकता होगी, और नैतिकता तब होगी जब धर्म की स्थापना होगी। जब धार्मिक विचारधारा के लोग होंगे, राष्ट्रवादी होंगे, तभी तो उनके अंदर नैतिकता होगी, तभी वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और तभी वो आर्थिक विकास के रूप में परिलक्षित होगा। अन्यथा कैसे होगा? ये एक पूरी चेन है। जो बच्चा घर के अंदर माँ बाप की बात मानता है, वही बच्चा तो आगे बढ़ता है। जो नालायक होता है, जो अधर्मी होता है, वो कैसे परिवार को आगे लेके जाएगा? अच्छा, भ्रष्टाचार खत्म तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ विपक्ष के भ्रष्टाचार खत्म हो रहे हैं, बीजेपी में क्या कोई भ्रष्टाचारी ही नहीं है? नहीं, ये ऐसा नहीं कह सकते बीजेपी भ्रष्टाचारी नहीं है। और कई जगहों पे इसके लिए बीजेपी को चाहिए कि कैटलिस्ट की तरह अपने, बीजेपी में कई सारे प्रकोष्ठ हैं, ठीक है, चाहे तो भ्रष्टाचार निरोधक प्रकोष्ठ अंदर बना ले, कैटलिस्ट की भूमिका जो है, सेल्फ एनालिसिस का टीम कुछ डेवलप कर ले, ताकि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है ऐसा ना हो। और ऐसे कई प्रकरण हैं, अभी तुरंत बता नहीं पाएंगे शायद मेरे याद में, लेकिन ऐसा है संभव कि बीजेपी की अपने भी कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। उतनी जोश से नहीं हो रही है जैसे विपक्ष पे हो रही है, विपक्ष को जेल डाला जा रहा है, ऐसे बीजेपी में ऐसे कोई नहीं हो। इवन विपक्ष के जो लोग इनमें आके मिल रहे हैं, उन पे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, सारे केस लगते हैं बंद हो जाए, वैसे बात ही नहीं हो रही। आपने सही कहा। देखिए, इसके लिए एक बड़ा छोटा सा बात हम कहते हैं कि विपक्ष की केजरीवाल जी की शिकायत करने कौन गया? ठीक है, कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली सरकार के, उनका नाम भूल रहे अभी हम, वो गए थे शिकायत करने, एफआईआर उन्होंने दर्ज कराई थी। बीजेपी तो सेकंड मतलब उसके पीछे चली। कांग्रेस के विधायक ने शिकायत की केजरीवाल जी की, और बीजेपी ने उस मुद्दे को पकड़ लिया। तो क्या संभव नहीं है कि आज कांग्रेस जैसे केजरीवाल जी की शिकायत की, उसी प्रकार से बीजेपी के किसी भ्रष्टाचारी की शिकायत करे, या केजरीवाल जी किसी भ्रष्टाचारी के जो बड़े पुलिंदे लेके बैठे हुए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले, भारतीय जनता पार्टी के भी किसी व्यक्ति को भी करा दे? अच्छा, तो केजरीवाल जी का कहना है कि बीजेपी तो हर विपक्ष के मुख्यमंत्री को जेल डालेंगे और फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर बोलेंगे कि हम 400 पार लाएंगे। तो ये कैसा, आप लड़ाई किससे लड़ रहे हो? आप अगर सारे विपक्ष को जेल में डाल के फिर चुनाव लड़ो, तो फिर तो आपकी जीत होगी ही होगी।
नहीं, ऐसा नहीं, सारा विपक्ष भारत मतलब जेल में नहीं है आज की डेट में। सिर्फ हेमंत सोरेन है, केजरीवाल जी का नंबर है। कह रहे हैं दो कि ऐसे ही एक एक करके सबको डालेंगे। दो बड़े, वो तो अपने आप को कह रहे थे कि सबसे बड़े उनको डर था केजरीवाल से, उनकी लड़ाई सबसे ज्यादा केजरीवाल से थी, इसलिए केजरीवाल को सबसे पहले जेल में कर दिए। केजरीवाल जी सिर्फ अभी 22 सीटों पे लड़ रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकारें हैं और पूरे भारत खाली पड़ा हुआ है। आज बीजेपी भी सिर्फ 443 सीटों पे लड़ रही है। 543 सीटों में सिर्फ बेजी इस चुनाव में 443 सीट, 100 सीटें वो लड़ नहीं रही है। कश्मीर भी नहीं लड़ रही है बीजेपी। उसके बाद भी 100 सीटें ऐसी हैं जो उनके सहयोगी दलों के लिए बीजेपी ने छोड़ रखी हैं। 443 में से वो 303 सीटें ऑलरेडी हैं उनके पास, और जो कि 350 की टारगेट उनका, मतलब ऑलमोस्ट 90% टारगेट का वो लक्ष्य रखते हैं। तो बीजेपी ऑलरेडी, मेरा समझ ये कहती है कि देखिए ये डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं, मुद्दों से भटकाने का विषय है। आप मूल विषय, हम कहते हैं, बीजेपी कहती है 2050 तक भारत को विकसित राज्य बनाएंगे। आप कहिए कि हम 2040 तक बना देंगे। क्यों नहीं बीजेपी से बढ़ के आप चैलेंज करते हो? आप टारगेट्स जो हैं, बीजेपी जो कहती है कि हम इतने किलोमीटर रोड बना देंगे। जो राज्य आपके पास हैं, ठीक है, विपक्ष के पास जो राज्य हैं, वो अपनी नीतियां वहां चालू करके दिखाएं ना। मोदी जी ने क्या किया? जब गुजरात में वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपनी विजन को गुजरात में लागू करके दिखाया, सिद्ध करके दिखाया, प्रूफ करके दिखाया। और बीजेपी, मोदी जी, तभी पूरे देश में उनके प्रति एक भावना पैदा हुई, वरना बीजेपी के प्रथम जो चुनाव के 2014 में मोदी जी नहीं आते, कोई दूसरा व्यक्ति आता, क्योंकि बीजेपी के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स उस समय इतनी स्ट्रांग थी कि मोदी जी को आगे करने को तैयार। नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे उस समय। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मोदी जी ने अपने विचारों को प्रूफ करके दिखाया। उन्होंने गुजरात को टेस्ट केस बना के दिखाया कि देखिए ऐसे होता है विकास। तो नीतीश कुमार या दूसरे जो नेता हैं, वो अपने राज्यों में विकास करके दिखाएं। 5 सालों में जनता मान जाएगी, उनको वोट देंगे हम लोग। क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार तो फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिला चुके हैं। इसीलिए ना उनको पता चल गया कि भाई तेजस्वी यादव जी के साथ उनकी बात नहीं चल पाएगी। जो व्यक्ति, अब मैं दावे से नहीं कहता, लेकिन जिस तरह विधानसभा में हिलते हुए तेजस्वी यादव जी बयान दे रहे थे, क्या दर्शा रहा था उनके बारे में? क्या हम अंदाजा लगाएं? तेजस्वी यादव जी तो कह रहे हैं कि 17 महीने में हमने जो काम किया वो तो बीजेपी कर नहीं पाई 10 सालों में। अगर 17 महीने में क्या कोई बड़ा काम संभव, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और उसका रिजल्ट संभव है? किसी बड़े अगर विचार को लाना है 17 महीने में कर लेंगे। वो तो किए हुए कामों को आप एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट चढ़ा सकते हैं, सिर्फ कोई पूरी बिल्डिंग 17 महीने में खड़ा नहीं कर सकते आप। अरे बीजेपी को भी तो 10 साल हो गया। 10 साल बहुत अच्छा टाइम होता है। आप इतने वादे किए थे, इतने करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार दिए नहीं किसी को, सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी का आंकड़ा सरकार भी जारी कर देगी जब, तो शायद सही हम लोग बात कर पाएंगे। लेकिन बेरोजगारी के अलावा अगर आप देखें तो भारत 10वें नंबर पे इकॉनमी थी, आज 5वें नंबर पे है। तीसरे का हम दावा करते हैं, ठीक है, ये 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे। 1.8 ट्रिलियन इकॉनमी भारत की थी 2014 में, इस समय 3.7 ट्रिलियन इकॉनमी है। वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हम लोग बन चुके हैं और बहुत जल्दी 4th बनने वाले हैं, और फिर 3rd का टारगेट है हमारा, वो जो हो संभव है। और जब तक विकास नहीं होगा हम भारत में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत मूल बात है। और विकास के लिए हमें भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहिए ही चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और भ्रष्टाचार मुक्त होने के लिए चाहे जो करना पड़े इस देश में करना ही चाहिए। चाहे मोदी जी को तानाशाह बोल दीजिए या उन्हें बना भी पड़े। एक्चुअल में अभी तो तानाशाह हुए नहीं है। लगता नहीं है कि अगर एक पार्टी इतने ज्यादा बहुमत से अगर जीत के आती है, विपक्ष खत्म हो जाए तो डिक्टेटरशिप तो आ ही जाएगा। फिर तो पार्टी में वो अहंकार बोलो या ओवर कॉन्फिडेंस बोलो, आप वो तो आ ही जाएगा ना कि आप इतने बड़े पार्टी बन के इतने ज्यादा वोट से आप जीत के आ रहे हो, तो वो तो किसी पे भी, नेता हो या जनता पे भी डिक्टेटरशिप चला सकते हैं। जी, आपने बात सही कही है, संभव है। लेकिन इस देश की जनता क्या मूर्ख है? क्या वो स्वीकार करेगी? बात तो ये है, हर 5 साल में वोट लेने, हर 2-2.5 साल में विधानसभा का वोट लेने, हर 5 साल में लोकल चुनाव होने, किस किस स्तर पे आप मैनेज करेंगे? आप ये भी तो आरोप लग रहा है कि अगर ये आते हैं तो इनसे लोकतंत्र भी खतरे में है। अगर ये इस बार आगे भारी बहुमत से सरकार बना लिए तो फिर तो वोटिंग भी सिस्टम बंद कर देंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर ही रहे बीजेपी वाले, तो फिर इलेक्शन भी, चुनाव बंद कर देंगे, फिर इन्हीं की सरकार चलेगी। ऐसा संभव नहीं, ये भ्रम फैलाने की बातें हैं, सिर्फ कोरा भ्रम फैला रहे हैं ताकि लोगों को डाइवर्ट कर सके सही मुद्दों से। मुद्दों की बात विपक्ष करे, अगर मोदी जी कोई बुराई की तो बात करे। हम तो कहते हैं अगर मोदी जी की बुराई सुननी है, आज चैलेंज करते हैं आपके चैनल के माध्यम से सारे विपक्ष को, मोदी जी की एक बुराई आज हम आपके चैनल से बताते हैं। और वो बुराई, मेरा चैलेंज है, राहुल गांधी चाहे तेजस्वी यादव, कोई भी नेता अगर कहे दे अपने मंच से, हम उसे वोट देंगे और हम उनके लिए कैंपेन करना शुरू करेंगे। मोदी जी का सबसे बड़ी नाकामी हम बताते हैं आज आपको चैनल से, भारत पाकिस्तान
जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भारत के पीओके से होते हुए बना। 2013 में इसकी अवधारणा पैदा हुई चाइना ने की, और उनके कार्यकाल के दौरान ये सड़क बनी भारत के अंदर से। क्या मोदी जी 2 मिसाइलें गिरा के उस रोड को नहीं रोक सकते थे? क्यों नहीं रोका मोदी जी ने? और विपक्ष इस पर शांत क्यों है? मोदी जी बेईमान है, ठीक है, आप ईमानदार हैं तो आप क्यों नहीं मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं? आप बोलिए, जिस दिन बोलेंगे उस दिन मेरा वोट उनको जाएगा, बोल के दिखाएं वो। चलिए, ठीक है सर। नाम क्या होगा? मेरा नाम शशि शंकर पटेल है आप और काशी? हाँ, मैं काशी से हूँ। क्या आप बीजेपी को ही वोट करना चाहते हैं? अब यहाँ तो हम सब लोग एक राष्ट्र सेवक ही हैं। और भैया ने एक बात कही थी ना, आपने कहा कि बीजेपी को क्यों वोट दें। हम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं, किसी चीज़ को भूल बहुत जल्दी जा रहे हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब से अभी तक हम लोग सिलेंडर ढोके ही लाते थे घर में खाना बनाने के लिए, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब। जो है 10 साल का जो समय था उसमें हमने सिलेंडर लाना बंद कर दिया, सिलेंडर घर पे पहुंचना चालू हो गया। और देखिए अब पाइप का कनेक्शन आ गया घर घर में, क्या वो भी ख़त्म हो गया सिस्टम। और फिर भी लगता है कि विकास नहीं हुआ है। एक याद होगा, हर रेलवे स्टेशन और सरकारी बस डिपो पर बोला जाता था, अनाउंस किया जाता था, संदिग्ध वस्तुओं को ना छुएं। संदिग्ध वस्तुओं को देखते ही तत्काल पुलिस को या नज़दीकी पुलिस जगह जो स्थान है वहाँ पर सूचित करें। आज वो सुनाई देना आज बंद हो गया है। इंसान मतलब हम लोग कितनी जल्दी भूल जाते हैं, मतलब बदलावों को भूल जाते हैं, पीछे वाली चीज़ों को भूल जाते हैं। और मैं तो बस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि लोग याद रखें, पीछे वाली चीज़ों को याद रखें, पीछे उन्होंने ज़िंदगियाँ कैसे जी। जब हमारे 2 जवानों का सर काटा गया तो मनमोहन सिंह रो के कहे थे और बहुत रिक्वेस्ट किए थे, सर मिला नहीं। 2 जवानों को जब सर काटा गया था लोग भूल गए। तो किसी हम चीज़ें भूल जाते हैं, मतलब हाँ चलिए हो गया, जीवन सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है। नहीं, आप जो पुरानी जो जिंदगियाँ आपने जिया है, कि कैसे स्ट्रगल में जिया है, पहले आ जाती वहाँ निवास बनवाने के लिए, आप जाइए लेखपाल से मिलिए, ग्राम सेवक से मिलिए, उनका साइन मोहर कराइए, फिर कचहरी दौड़िए, तब होता था। आज कुछ नहीं, जाइए तुरंत आपका बन जाता है। तो मतलब लोगों को लगता है विकास नहीं। अरे अच्छा, मतलब क्या विपक्ष का एक आइडिया मैं देखा, विपक्ष का जब देखा गया तब वो प्याज का माला पहन के घूमना चालू कर देगा। प्याज महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, मतलब दाल महंगे हो गए। अरे भाई महंगे हो रहे हैं तो आपकी इनकम तो बढ़े हैं। जो चीज़ें आप जो मान लीजिए कोई भी, अगर मान लीजिए आप दूध भी आज से 10 साल पहले जिस रेट में लेते थे आज उस रेट में दूध आप ले रहे हैं। आज जो इनकम आपकी जो है, मान लीजिए अगर जो इनकम आपकी फिलहाल में है 10,000 है, वो इनकम 10 साल पहले आपकी कम थी, 5,000 थी। तो इनकम बढ़ रहे हैं। यही तो है, जिस स्पीड से महंगाई बढ़ी है उस स्पीड से इनकम नहीं बढ़ा। आज भी लोगों का वेतन 10,000 है, आज भी लोगों का वेतन 5,000 है। आज भी एक रिक्शा वाले, मतलब काशी में हम लोग देखते हैं, काशी में टोटो वाले 1,000 से लेकर 1,500 रुपया कमा रहे पर डे। आज कोई भी रिक्शा वाला, टोटो वाला, आज जो है आप चल जाइए, कोई भी खाली नहीं है कि मैं वो रखा हो 10 दिन कि उसका चल नहीं रहा रिक्शा, टोटो चल नहीं रहा हो, उसका टेम्पू चल नहीं रहा हो, सब बिजी है। यहाँ तक कि आप देखिए काशी के आप गली गली में घूमिए, हर गली में होटल रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। कहाँ ले चल रहा है? सबकी इनकम बढ़ी है, लेकिन सबको चाहिए सस्ता चीज़। सबको आप जाएंगे बर्थडे मनाने 10,000 रुपया खर्च कर देंगे, और फिर प्याज का लेकर माला पहन के घूमना चालू कर देंगे, महंगा हो गया। ये सब चीज़ें बेवकूफ़ी भरा सवाल है। हाँ, आपको गवर्नमेंट से कुछ ऐसा डिमांड करना, आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए डिमांड करिए, अच्छी शिक्षा के लिए डिमांड करिए, तो लोगों को समझ में आता है यार कि हाँ करना चाहिए यार, इसका सपोर्ट करना चाहिए। बेमतलब का ऐसी गाड़ी में आओगे, माला पहन के घूमना चालू कर दोगे, तो वो सब बेवकूफ़ी भरा सवाल है। इसमें विपक्ष का कोई ऐसा निराधार है। विपक्ष ने अभी तक कोई ऐसे बढ़िया क्वेश्चन ही नहीं उठाया जिसपे देश सपोर्ट करे। अच्छा, आपने इनसे पूछा था एक बात की, अरे सब लोग इनको वोट कर रहे हैं, इनके सरकार आ जाएगी। भाई वोट तो हम ही लोग कर रहे हैं, समझिए बात को। वोट कोई बाहरी व्यक्ति या ऊपर से कोई आगे नहीं कर रहा है, हम जनता ही वोट कर रहे हैं। और इस जनता में से 2-4-5% ऐसे लोग हैं जो उनको समझ ही में नहीं आ रहा है करें क्या। अच्छा, एक है कि अब इधर आते हैं तो उधर का एक खास जाति समुदाय मतलब गुस्सा हो जाएगा, तो उधर को मनाने के चक्कर में इधर को गुस्सा करते हैं। तो कभी रुद्राक्ष पहन लेंगे, कभी कंठी माला पहन लेंगे, कभी जनेऊ धारण करें, कुछ जनेऊ दिख नहीं रहा तो ऊपर से जनेऊ पहन का चालू कर देंगे कि ऊपर से पहन लें, कुर्ता के ऊपर से दिखना चाहिए जनेऊ। तो चीज़ें हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और विपक्ष सदैव इसी तरह ही पड़ा रहेगा जब तक उसमें परिवारवाद खत्म न हो। परिवारवाद खत्म होगा तभी ये जो उनका विपक्ष जो है मजबूत होगा। और प्लस दूसरी बात है, मेरा सिद्धांत है कि हर अच्छे और बुरे कार्य, जो भी अच्छे कार्य उसमें सपोर्ट सरकार का करिए, जो बुरे कार्य उसमें आप कहिए। जैसे भैया ने कहा चाइना वाला जो हुआ था, जो आपने बना था रोड बना, चाइना और पाकिस्तान की जो पीओके में जो रोड बना, तो उस पर अब विरोध नहीं किया लोग।
तो आप हर चीज़ में खाली बस अच्छी चीज़ में विरोध कर रहे हो। आपने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर सबका सबूत मांग रहे हो, तो इसलिए विपक्ष को लोग निराधार कर रहे हैं। विपक्ष को कोई पसंद भी नहीं करता है, और जो विपक्षी है ना, उनके परिवार वाले चुपके से जाकर बीजेपी को ही वोट मार के चले आ रहे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि ईवीएम खराब है। ईवीएम नहीं खराब है, एक्चुअली में उनके घर वाले ना जाके चोरी से वोट मार देते हैं और फिर झंडा लेकर कांग्रेस से खड़ा रहते हैं। अब क्या करें, अब देखिए मजबूरी है। 30 साल 40 साल का रिश्ता है कांग्रेस से, जिनका रिश्ता है, अब बेचारे एक बाइक जाकर बीजेपी के दामन थाम लें तो अब उनको तो अटपटा लेगा ना। तब कहते हैं यार कि काम तो करना राष्ट्र का, अब पकड़ना झंडा कांग्रेस का, सपा का, बहुजन का, तो पकड़े रहेंगे। जो भीड़ दिखी ना आपको अजय राय के बीच इसमें, तो भीड़ खाली दिख रही बस, और उसमें एक्चुअली थे नहीं उतना वोट वाले उनके, अब कुल सब जाके मार देंगे बीजेपी को। तो लोग कहेंगे यार कि ईवीएम में छेड़खानी हुई है।